Hello everyone. So today we are going to discuss about the very important topic and very basic topic of anesthesia, which is pre-anesthetic care. In this, we are going to take history, normal history. You will be glad about this. जैसे हम मेडिसिन में हिस्ट्री लेते हैं वैसे ही हमको एनेस्थीसिया में हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की ऑपरेशन से पहले, ताकि हम जान सकें उसके बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी चीफ कंप्लेंट्स के बारे में। तो पहले हमको सिर्फ नॉर्मल हिस्ट्री लेनी है, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, एलर्जिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी हुई है कि नहीं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं कि नहीं, कौन सी बीमारी है, कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं, हर चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद जैसे हम सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसका सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसकी सीवीएस से रिलेटेड, रेस्पी से रिलेटेड, सीएनएस से रिलेटेड, जीआई से रिलेटेड, सारी वो एग्जामिनेशन हमको करनी है। बस एक एडिशनल पॉइंट है इसके अंदर, एयरवे एग्जामिनेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत मेजर पॉइंट है एयरवे एग्जामिनेशन। इसकी वजह से हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं, इंट्यूबेट कर सकते हैं, और डिफ़िकल्ट एयरवे है तो हम उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। सो प्री एनेस्थेटिक केयर में और क्या चेंजेस हैं जो हम हिस्ट्री में हम चेंजेस करते हैं इसके अंदर, जैसे कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। हम मेडिसिन में सिर्फ इस चीज़ में कंसर्न होते हैं कि वो क्या मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन एनेस्थीसिया में हमको ये कंसर्न होता है कि वो क्या मेडिसिन खा रहे हैं, और अगर वो खा रहे हैं तो उसको ऑपरेशन से पहले रोकना है, स्टॉप करना है कि नहीं करना है, कि खाते रहेंगे तो कोई इश्यू तो नहीं है, या फिर स्टॉप करना है तो कितने दिन पहले स्टॉप करना है उसको। जैसे अब किसी को हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन में अगर वो ACE इनहिबिटर्स या फिर ARB खा रहा है तो उसको हम एक दिन पहले स्टॉप करेंगे। अदरवाइज़ कोई और अगर मेडिकेशन खा रहा है तो वो खा सकता है, बट स्टॉप करेंगे तो हम क्यों स्टॉप करेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, सिर्फ वही पर्टिकुलरली हम क्यों स्टॉप करेंगे? क्योंकि उसमें हाइपोटेंशन होने के चांसेस है, उसमें सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, इसीलिए हम उसको स्टॉप करेंगे। अब मान लो डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को, तो डायबिटीज़ में हम सारी जो ड्रग्स होती हैं उनको खाने देते होते हैं। इंसुलिन जो होते हैं उसके हम बस डोज, इंजेक्शन जो होते हैं उसकी डोज को अल्टर कर देते हैं, लेकिन जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं हम उसको 24 घंटे पहले रोक देते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है। डिसकंटिन्यू करते हैं हम डायबिटीज़ की ड्रग्स को। क्यों करते हैं? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जब भी होता है तो पेशेंट बेहोश होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट हमारे पास खुद से चल के आता है कि हाँ ठीक है, बेहोश हो गया था, ट्रिमर्स आ रहे थे, शिवरिंग हो रही थी हैंड में, बट ये वाली चीज़ें हमको ऑपरेशन टेबल पे नहीं दिखाई देती हैं, इसीलिए वो हमारे लिए एक डेंजर साइन है। इसीलिए हमको वो ड्रग्स को स्टॉप करना होता है, बिकॉज अगर हाइपोग्लाइसीमिया सर्जरी के टाइम पे हुआ तो हमको नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम जब भी पेशेंट को सर्जरी के टाइम पे देते हैं तो हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं, ताकि हम उसको 30 मिनट्स के इंटरवल पे चेक कर सकें, और हमें पता हो कि 30 मिनट्स बाद हमको इसको चेक करना है। ठीक है। अब मान लो एपिलेप्सी का कोई पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या देते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स देते हैं, तो उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाए, हाइपोक्सिया में चला जाए, क्योंकि ट्रिगर्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको कंटिन्यू करेंगे एपिलेप्सी की ड्रग्स को। थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, इन दोनों में ही हम कंटिन्यू करेंगे ड्रग्स को, क्योंकि डिलेड रिकवरी हो सकती है, प्रिवेंट कर सकता है इसके अंदर। इसीलिए हम दोनों ही चीज़ों में थायराइड स्टॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे, थायराइड्स की ड्रग्स को। ठीक है। अब साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में मान लो लिथियम है, वैसे तो पहले इसको बोला जाता था कि हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बट नाउ-अ-डेज़ क्योंकि लिथियम ज़रूरी होता है उन पेशेंट्स के लिए, तो हम हमारे मसल रिलैक्सेंट्स को, जो उनके साथ लिथियम के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम एट्राक्यूरियम यूज़ कर सकते हैं, मीवाक्यूरियम यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको चेंज कर देते हैं और लिथियम को हम यूज़ कर सकते हैं नाउ-अ-डेज़, बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स टू पेशेंट्स। सो हमको क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकली हम उसको देखना पड़ेगा पेशेंट को कि हाँ हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग होती है, एस्ट्रोजन कंटेनिंग होती है। मान लो अगर प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग है तो हमें उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई पिल एस्ट्रोजन कंटेनिंग है तो हमें उससे इशू है। क्या इशू है, हमको उसको क्यों स्टॉप करना पड़ेगा? क्योंकि डीवीटी का रिस्क हो सकता है। अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है डीवीटी के, ओल्ड पेशेंट है, लॉन्ग बोन्स में उसके फ्रैक्चर हो रखा है, बेड रेस्ट पे था बहुत टाइम से, कोई सर्जरी हुई थी उसकी, इसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, डीवीटी हो सकता है। इसीलिए अगर अगर ऐसा कुछ है तो ही हम एस्ट्रोजन वाले पिल्स को स्टॉप करेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को स्टॉप करेंगे, अदरवाइज हमें उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉप करने की। ठीक है, अब आते हैं हमारे हर्बल मेडिसिन को भी हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं और डिले कर देते हैं। लाइक अगर वो पहले से खा रहा है तो या तो हम डिले कर देंगे सर्जरीज को 1 to 2 वीक्स के लिए, या फिर हम स्टॉप करेंगे 1 to 2 वीक्स पहले। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे लीवर को इफेक्ट करती होती हैं हर्बल मेडिसिन जो होती हैं, इसीलिए हमको जब भी हम सर्जरी करने जा रहे हैं उससे पहले हमको लीवर फंक्शन टेस्ट करना होता है। ऐसे ही हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में भी हम उसको कंटिन्यू करते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को, लेकिन हम सर्जरी से पहले उसका LFT ज़रूर चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिल्डेनाफिल अगर वो खा रहा है पेशेंट तो उसको भी 24 से 48 आवर्स पहले रोक देते हैं, क्योंकि वो भी हाइपोटेंशन करवा सकता है, सीवियर वेसोडाइलेटर करवाता है, वो पेरिफेरली वेसोडाइलेट करवाता है, इसीलिए हम उसको वेसोडाइलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, और हाइपोटेंशन करवा सकता है वो सर्जरी के टाइम पे। फिर आते हैं हमारे डायूरेटिक्स, जो पेशेंट्स किडनी फेलियर वगैरह इन सब चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, वो हम हमारे क्या खा रहे होते हैं, डायूरेटिक्स खा रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हम क्या कहते हैं, थायराइड्स इज़ ओके, तुम थायराइड्स खा रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन और कोई भी डायूरेटिक्स है तो हम उसको स्टॉप करवा देंगे थोड़े टाइम पहले। अब हमारे आते हैं एंटीकोगुलेंट्स में क्या होता है, हमारा CVS वाले जो कहेंगे वो तो कहेंगे कि खाओ, क्योंकि ब्लड थिनर्स हैं, अदरवाइज हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन हम एनेस्थीसिया वाले क्या बोलेंगे कि मत खाओ, क्योंकि वो ब्लड थिनर्स हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, सर्जरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होएगी, और जब हम उनको मान लो एनेस्थीसिया दे रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की माननी है तो एक बार थोड़े टाइम के लिए हम उनको रोक देंगे, जैसे एस्प्रिन हो गया, वारफ्रिन हो गया, इन सबको हम रोक देंगे, क्लोपेड्रोग्लिल हो गया, इन सबको हम रोक देंगे। लेकिन एस्प्रिन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लो डोज में कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो और इनकी जगह हम जब देंगे तो हम क्या देंगे, 1 हफ्ते के लिए उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दे देंगे उसको, उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इससे CVS का भी रह जाएगा और एनेस्थीसिया का भी रह जाएगा, और उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर उसको ब्लीडिंग हो गया कहीं पे भी इंटरनल आर्टरीज में, तो उसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम या तो एनेस्थीसिया के अप्रोच चेंज कर सकते हैं, हम रीजनल एनेस्थीसिया की जगह हम जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। अगर हमको एमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ रही है तो हम ये भी कर सकते हैं। ये तो थी हमारी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कि उसको क्या बीमारी है और वो क्या मेडिकेशन खा रहा है, और उसको एनेस्थीसिया से पहले हमको कैसे उस चीज़ को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, अब पर्सनल हिस्ट्री में कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल करते हैं, तो वी ऑल नो ये सब स्टॉप करना पड़ता है, बट कोई भी मानेगा नहीं ना, तो इसीलिए हमको उनको समझाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम स्मोकिंग कर रहे हो और ऑपरेशन है तुम्हारा, तो तुम लेरिंगोस्पाज्म और ब्रोंकोस्पाज्म में जा सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी डेथ हो सकती है उसी टाइम पे, क्योंकि उसके जो फीचर्स हमारे आते हैं वो टैकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, एयरवे रेजिस्टेंस हो जाएगा, पूरा वीज होने लगेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो होगा वो मरने के चांसेस हो सकते हैं उसके, इसीलिए हम उनको ब्रोंकोडायलेटर्स देके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट दिस condition is serious, so smoking should be avoided 3 to 4 weeks पहले। उसको स्मोकिंग छोड़ना ही छोड़ना चाहिए ऑपरेशन करने से पहले। अब आता है हमारा अल्कोहल को भी 1 से 2 दिन पहले छोड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टोबैको च्यूइंग का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टोबैको च्यूइंग की वजह से जो हमारा मुंह खोलने का वो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम एयरवे एग्जामिनेशन में जब हम पढ़ेंगे, जो हमारी कैविटी है वो छोटी हो जाती है, उसके अंदर हम मुंह पूरा नहीं खोल पाते हैं, लॉक जॉ टाइप के फीचर आने लगते हैं, हमारे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है हमारी माउथ के जो ओपनिंग है, जिसकी वजह से हमारा इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए टोबैको भी
अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। अब आता है फैमिली हिस्ट्री। काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा होगा कि वो बताते हैं कि उनके पेशेंट में, उनकी फैमिली में ऐसा हुआ था कि सब कुछ ठीक था, एयरवे एग्जामिनेशन सब कुछ ठीक था, फिर भी एनेस्थीसिया के टाइम पे उनको प्रॉब्लम हुआ था। तो मे बी उनको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की प्रॉब्लम हो। वहाँ पे उनके अंदर क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है इसका, रैनोडिन रिसेप्टर के ऊपर ये म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ना वीग्रस मसल कॉन्ट्रेक्शंस होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉक्ड जो होने लगता है, टैकीकार्डिया हो जाता है पेशेंट में, हाइपरटेंशन होने लगता है। ये हमको क्या होता है, ETCO2 के ऊपर हमको पता लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिव होता है ETCO2। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा, सबसे मेन क्या होता है हमारा, डेंड्रोलिन सोडियम हमारा इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब हमारा फैमिली हिस्ट्री में मेनली यही था, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना और पता करना। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है एलर्जी हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह हो सकता है, एनाफिलेक्सिस हो सकता है। इसके अंदर पेशेंट को मे बी एंटीबायोटिक से कोई एलर्जी हो, कोई भी लेटेक्स से एलर्जी हो सकती है, मसल रिलेक्टेंस से हो सकती है, लोकल एनेस्थीसिया से हो सकती है। तो कभी भी अगर हमको ऐसा पता लग रहा है कि हाँ उसको वीज़ा आने लगा है, टैकीकार्डिया होने लगा है, हाइपरटेंशन होने लगा है, एडेमा हो गया है उसके पूरे फेस पे, एंजियोएडेमा वगैरह यहाँ पे सब कुछ होने लगा है, तो हम क्या करेंगे, उसको एड्रेनलिन दे देंगे। वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, उससे हमारा वो बैलेंस होने लगेगा, और हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, फ्लूइड्स देंगे उसको, जिससे वो पेशेंट रिकवर करने लगेगा। ये हमारा क्या है, प्री एनेस्थेटिक केयर है ये पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि हम उसको निल पर ओरल रखते हैं। एटलीस्ट एक दिन पहले, एक रात पहले, 12 घंटे पहले पेशेंट्स को हम निल पर ओरल रखते हैं। तो हमारे जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर क्या रहता है, 8 आवर्स तक सॉलिड फूड रहता है, 6 आवर तक सेमी सॉलिड रहता है, और 4 आवर्स तक लिक्विड रहता है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, 6 आवर तक सॉलिड रहता है, 4 आवर्स तक मदर मिल्क रहता है, और 4 आवर्स तक मदर मिल्क रहता है, और 2 आवर्स तक फ्लूइड रहता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, जो हम प्री एनेस्थेटिक केयर में हम ड्रग्स देते हैं। जैसे हमारा जाने से पहले सबको एंग्जाइटी होती है, एंग्जियस होते हैं कि हाँ पेशेंट ऑपरेशन होने वाला है, डर लगता है, फियर होता है उस चीज़ को लेके, एसिडिटी होने लगती है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं एक दिन पहले, एक रात पहले, या फिर उसी दिन सुबह सुबह। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, वो हमारी ए से हम याद रखेंगे, सिर्फ 7A हैं, हमको वो याद रखने हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे को एंग्जाइटी होगी कि हाँ ठीक है ऑपरेशन होने वाला है, डर लग रहा है। वो चीज़ें अगर उसको याद रह गई तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है कि हाँ ठीक है मुझे ऐसे काट रहे थे, ऐसे हो रहा था, ये हो रहा था। तो वो सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। तो हम इसके लिए क्या देंगे, उसको बेंजोडाइज़ापिन देंगे। बेंजोडाइज़ापिन में मिडाजोलाम दे सकते हैं उसको हम। उसके बाद हमारा आता है एंटी एमिटिक्स, हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव उसको एमिटिक्स हो सकती है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है, नॉजिया हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव में। इसीलिए हम उसको एंटी एमिटिक्स देते हैं, ऑर्निसेट्रॉन दे सकते हैं, ग्रैनीसेट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे होते हैं एंटासिड, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको एंटासिड दे सकते हैं, इसमें रैनिटिडीन दे सकते हैं हम, सिमेटिडीन दे सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम इसको देते हैं एनाल्जेसिक। जो ये देखा गया है कि अगर हम पहले ही उसको एनाल्जेसिक दे दें तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होता है वो कम होता है, इसीलिए हम एनाल्जेसिक पहले ही देते होते हैं। ठीक है, इसमें मॉर्फिन दे सकते हैं, फेंटानिल दे सकते हैं, बट नाउअडेज मेनली फेंटानिल यूज़ होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं उसको। एंटीबायोटिक्स में हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि सर्जरी हो रही है, स्टेराइल कंडीशन रखा जा रहा है, बट मे बी पॉसिबल कोई इन्फेक्शन कहीं से भी कुछ भी ना हो जाए, इसीलिए हम उसको पहले ही प्रिकॉशन के तौर पे हम उसको एंटीबायोटिक्स दे के रखते हैं प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देते हैं इसको, एंटीसियालोगोक्स देते हैं। इसमें एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट देते हैं, क्योंकि सिक्रीशंस को भी हमको डिक्रीज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स का बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, इसीलिए हमको उसको भी डिक्रीज़ करना है, इसीलिए हम एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट देते हैं। ठीक है, ये हमारी 7 मेडिकेशंस हैं, ये इसको प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन कहते हैं, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ प्री एनेस्थेटिक केयर. We will discuss about any another topic in another module. Thank you.